नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आई क्वांटम में। मेरा नाम है सुविधि और आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबरें फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस। तारीख है 14 मई और दिन है शनिवार का। चलते हैं आज की कोट की तरफ। आज का कोट है, मैरिज इज अ फाइन इंस्टीट्यूशन बट आई एम नॉट रेडी फॉर एन इंस्टीट्यूशन। मतलब मैरिज जो है एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, मतलब एक अच्छी प्रकार का कॉनेंड्रम है, लेकिन हु इज रेडी फॉर इट। ओके, तो एक सेटेरिकल सा था। चलिए चलते हैं आज के पहले आर्टिकल की तरफ। सॉफ्ट टारगेट, इसमें कश्मीरी पंडित्स के बारे में लिखा है, उनकी किलिंग्स के बारे में कि किस प्रकार द किलिंग ऑफ अ कश्मीरी पंडित वर्किंग इन JNK एडमिनिस्ट्रेशन रेजेस डबलिंग क्वेश्चन अबाउट द लॉ एंड ऑर्डर इन वैली। कि जिस प्रकार से अभी जो कश्मीर के बडगाम डिस्ट्रिक्ट में एक एडमिनिस्ट्रेशन में काम करने वाले कश्मीरी पंडित की अभी डेथ हुई है, तो वो एविडेंट करता है कि किस प्रकार से अभी भी JNK एडमिनिस्ट्रेशन में जो टारगेटेड किलिंग्स हैं वो प्रिवेंट नहीं हो पा रही है। पिछले महीने ही कश्मीरी पंडित एक थे जो इंजर हो गए थे मिलिटेंट्स के हाथों। इस बार उनकी डेथ हुई है और पहले के जो कश्मीरी पंडित एक्सोडस है उनके बारे में हम जानते ही हैं। ठीक है, तो ये जो स्मॉल राजपूत कम्युनिटी है और जो कश्मीरी पंडित है उनके साथ अभी भी ये जो टारगेटेड किलिंग हो रही है, इसके अंदर नाम भी बताया गया है। एक राहुल भट्ट नाम के थे पंडित, जिनके साथ जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम करते थे इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ JNK, जिनके साथ ये किलिंग हुई है। तो ये सारी चीजें क्यों हो रही है, इस पर अभी भी ध्यान देने की जरूरत है। इवन आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35A, जब कहा जा रहा था कि ये जो सारी चीजें हैं इनको ठीक कर दिया जाएगा, उसके बाद जो है JNK के जो म्यूनिसिपैलिटी वाले इलेक्शन से उनके अंदर बीजेपी की जीत हुई थी। और उसके बाद अब जब डिलिमिटेशन कमीशन आ गया है और कितनी सीट्स वैली में, जम्मू में कितनी, कश्मीर में कितनी, लद्दाख में देनी, वो आ गया है। जल्द से जल्द जरूरत है कि एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब यहाँ पर इलेक्शंस हो और एक फुल फ्लेजेड गवर्नमेंट बने, रादर देन जो अभी एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था बाय द ब्यूरोक्रेट्स एंड ऑल, जिसमें कोई भी अकाउंटेबल नहीं था। अगर फुल फ्लेजेड गवर्नमेंट होगी तो इन चीजों पर ज्यादा कर्व्स होगा और ये जो सॉफ्ट टारगेट्स हैं उनको इतना टारगेट नहीं किया जाएगा, क्योंकि एक प्रकार का जो पुलिसिंग होगा, पुलिसिंग भी वहां पर किसके हाथों में होगा, फिर गवर्नमेंट के हाथों में, एटलीस्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। और वहां पर जो है ये सॉफ्ट टारगेट्स जो है या फिर ट्रांजिट कैंप्स जो होते हैं या फिर ये जो अभी भी मिलिटेंसी चल रही है उस पर थोड़ा सा कमी आएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल है बुलडोज्ड। दिस इज अबाउट वो जो अभी बुलडोजर पॉलिटिक्स चल रहा था कि किस प्रकार से जो हिंदू मुस्लिम झगड़े हुए थे आफ्टर द राम नवमी इंसिडेंट्स, और फिर वो जो हनुमान जयंती पर भी हुए थे, कि किस प्रकार से ये जो उसके बाद बुलडोजर चले थे मुस्लिम फैमिलीज के घर पर, वो एक प्रकार का डिविजिव पॉलिटिक्स दिखाता है कि किस प्रकार से हम कम्युनिटी के हिसाब से टारगेट कर रहे हैं लोगों को और ये किस प्रकार से देश को और ज्यादा डिवाइड करते जा रहा है। जिस प्रकार से हम अपने आप को डेमोक्रेसी बोलते हैं, सेक्युलर स्टेट बोलते हैं कि सब लोग एक साथ हैं, लेकिन तब भी हम जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है उनके जो, एक प्रकार से ये तो यही हो गया कि जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के वोट्स हैं उनको टारगेट कर रहे हैं। जैसे अभी बीजेपी गवर्नमेंट पावर में है तो टारगेट किया जा रहा है मोस्टली मुस्लिम्स को, या फिर देखा जाए तो आपके जो MLAs हैं उन तक को टारगेट किया जा रहा है। जो जैसे देखा गया था कि पंजाब जो पुलिस है वो आपके MLAs को टारगेट कर रही है, बीजेपी के जो एक MLA थे उनको टारगेट कर रही है। तो ये जो सारी डिविजिव पॉलिटिक्स हो रही है एक प्रकार की, ये नहीं होनी चाहिए। लेकिन मेनली जो देखा गया दिल्ली के अंदर या मध्य प्रदेश के अंदर जो हो रहा था कि घर जो थे एक प्रकार से जो मुस्लिम लोगों के घर थे या दुकानें थी उनको बिना एक प्रायर नोटिस दिए उनकी दुकानों को डिमोलिश कर दिया गया। इनफैक्ट काफी सारे लोगों ने अपने कागजात भी दिखाए कि ये जो है एक इलीगल एनक्रोचमेंट नहीं था, जबकि हमारी खुद की दुकान थी जिसके सारे पेपर्स हैं, जिसके हमने सारे टैक्सेस दिए हैं, उनको भी बुलडोजर से हटा दिया गया। तो ये जो डिमोलिशन हो गया है ये तो इरिवर्सिबल हो जाता है और ये इस चीज का प्रूफ है कि किस प्रकार से बुलडोजर एक प्रकार का लॉ ऑफ द लैंड अब हो गया है। अब कोई भी
मतलब जुडिशरी के पास नहीं जा रही कि जुडिशरी देखे इस चीज को कि वो चीज लीगल है या इलीगल। आप जो है सीधे के सीधे बुलडोजर से उनके घर उड़ाते जा रहे हो, विच इज नॉट रियली राइट एंड गुड फॉर द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आर्टिकल इज टफ लव। इसके अंदर बताया गया है कि किस प्रकार से एक कपल ने अभी अपने बेटे को सू कर दिया क्योंकि उन्होंने उन्हें ग्रैंड चाइल्ड नहीं दिया। तो मतलब पेरेंटल जो एक प्रकार का प्रेशर आजकल बन चुका है, वो इससे ज्यादा हायर कभी नहीं हो सकता है कि आप अपने बच्चों को सू कर दे रहे हो जस्ट बिकॉज उन्होंने आपको ग्रैंड चाइल्ड नहीं दिया। आप उनसे डिमांड कर रहे हो फॉर सम कॉम्पेंसेशन मनी, लाइक 5 करोड़ रुपीज इस केस में कॉम्पेंसेशन मांगा गया था क्योंकि बेबी प्रोड्यूस नहीं किया था उन कपल ने। तो ये जो चीज है, मतलब ये तो एक कपल की विल होती है कि उन्हें रिप्रोड्यूस करना है या नहीं करना है। इसमें बिल्कुल भी सोसाइटल प्रेशर या पेरेंटल प्रेशर नहीं होना चाहिए कि आपने बच्चा प्रोड्यूस नहीं किया है तो अब हम आपको सू कर देंगे। तो ये जो एक प्रकार की मेंटल क्रूअल्टी चल रही है, मेनली बेसिकली ये जो है ये उत्तराखंड में आया है ये केस। तो ये जो उत्तराखंड का कपल है उन्होंने काफी ज्यादा गिल्टिंग गेम के स्टेक्स को बढ़ा दिया है कि किस प्रकार से पेरेंट्स जो हैं, अब एक प्रकार का ये तो एम्प्लॉयमेंट ही आपने दे दिया है कि आपने अगर शादी की है तो अब आपको बच्चा पैदा करना ही पड़ेगा। तो ये जो चीजें हैं ये काफी ज्यादा डेडली मनूवर की तरह साबित हो रही है और इस मूव को डेफिनेटली कर्ब करने की जरूरत है। बिकॉज ऐसा नहीं है कि आपको बस सिर्फ लाइमलाइट में आना है, कुछ भी कुछ काम नहीं है तो आप अपने बच्चों को सू कर दोगे फॉर देयर ग्रैंड चिल्ड्रन नहीं दिए हैं। ये सारी चीजें देखने की जरूरत ये है कि उन बच्चों ने कैसे फैमिली प्लानिंग की है या फिर वो चाहते ही नहीं है किड्स प्रोड्यूस करना, रिप्रोड्यूस करना। तो ये उनकी पर्सनल प्रायोरिटी है, इसके अंदर किसी का भी एक प्रकार से हाथ नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल है फॉर पॉपुलर। ये आर्टिकल है रिगार्डिंग रो वर्सेस वेड ड्राफ्ट ओपिनियन, जिसके अंदर जो इलीगल जो अबॉर्शन है उसे वापस से इलीगल करार करने की बात कही गई थी यूनाइटेड स्टेट्स में। देखिए किसके बैकड्रॉप में चल रहा है, एक रो वर्सेस वेड हुआ था इन 1900s, लेट 1900s, जिसके अंदर जो जो अबॉर्शन था उसको एक प्रकार से लीगैलिटी दी गई थी कि अगर कोई पेरेंट्स नहीं चाहते हैं या कोई मिस कॉन्ट्रासेप्शन की वजह से कोई अगर प्रेगनेंसी या कोई कंसीव हुआ है तो उसे जो है अब हटा सकते हैं, अबॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन अब इसके अगेंस्ट में जो है ये आ रहा है। तो देखो पहली बात तो ये कि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जो भी लेजिस्लेशन होते हैं ना, उसने पूरी दुनिया में जो लेजिस्लेशन है उसको एक प्रकार से इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, इनफैक्ट इंडिया में भी उसके बाद से जो है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट आया था। उसके अलावा जिसके अंदर ये था कि अगर थर्ड ट्राइमेस्टर के पहले तो अबॉर्ट करवा सकते हैं, अगर गलती से हो गया है या कॉन्ट्रासेप्शन की गलती से हो गया है वो काम नहीं किया तो अबॉर्ट करवा सकते हैं, या रेप केसेस हैं तो उसमें अबॉर्ट करवा सकते हैं। लेकिन अगर ये केस अभी वापस से होगा तो ये वापस से सारी दुनिया, मतलब एक प्रकार से लिबरलाइजेशन में जो गई थी वो वापस से राइट विंग की तरफ अब जो है पॉलिटिक्स वापस से जा रही है। तो हम जो फ्रीडम है एक इंडिविजुअल की उसको कर्ब कर रहे हैं। इसमें ऐसा कहा गया था कि जो डॉक्टर्स हैं उनकी कंसेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, फिर फैमिली की कंसेंट, अपने स्पाउस की कंसेंट। तो मतलब जो फीमेल का खुद की बॉडी के ऊपर जो एक प्रकार का हक होना चाहिए उसके अंदर बहुत ज्यादा स्टेक होल्डर्स आ जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो नोशन है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं उन्हें वोटर्स को अकाउंट में लेना चाहिए अंडरस्टैंडिंग के लिए कोर्ट्स की, मतलब जैसे इंडिया में होता है, ये सारे जुरिस्डिक्शंस में दूसरे होता है कि सेपरेशन ऑफ पावर्स एक होना चाहिए एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी के अंदर, और उन्हें डिफरेंट रोल्स प्ले करना चाहिए। अगर कोई अगर एक ऐसा ड्राफ्ट बिल प्रपोज किया जाता है और जुडिशरी उस पर हाँ कह देती है जस्ट बिकॉज दैट इज गोइंग ऑन, तो ये जो है डिफरेंट रोल प्ले करेगा। और एग्जीक्यूटिव को सिर्फ गवर्न करने का काम होना चाहिए लॉ को, लेजिस्लेचर को लॉ बनाना चाहिए और जुडिशरी को जो लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के साथ है उसे इनैक्ट करना चाहिए, नहीं तो उसको डिमोलिश कर देना चाहिए, उसको फॉल्स प्रूफ कर देना चाहिए। अगर सारी चीजें एक सिंक्रोनाइजेशन में एक दूसरे की हाँ में काम करने लगेगी तो ये जो एक सेपरेशन ऑफ पावर का
एक डॉक्ट्रिन है वो ही किसी काम का नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो ये जो पब्लिक ओपिनियन का इंट्रोडक्शन है लेजिस्लेशन में, ये वैलिड है फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स, ताकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंक्लूजन्स निकल पाए कि पब्लिक ओपिनियन की लोग क्या चाहते हैं, प्रो चॉइस क्या है, इन चीजों पर ध्यान दिया जाए। तो ये भी अभी एक न्यूज इन ट्रांजिशन रहने वाली है, क्योंकि इस पर अभी बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी होगी। चलिए नेक्स्ट है अ क्वेश्चन ऑफ कंसेंट। तो ये जो अभी एक इंडिया में बिल चल रहा था कि मैरिटल रेप जो है इसको हम नहीं मानेंगे, जबकि अगर प्रोस्टिट्यूशन जो एक चलता है उसके अंदर कोई एक फीमेल मना कर देती है तो उसे अगर तब भी अगर उस पर जबरदस्ती की जाती है उसे रेप मानेंगे, लेकिन मैरिजेस के अंदर एक ये होता है तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी दी जाएगी। तो ये जो है ये वापस से, जैसे रो वर्सेस वेड में हमने बात की थी कि वापस से जो है राइट विंग की तरफ जाती जा रही है सोसाइटी, इस केस में भी वही बात चल रही है कि फीमेल का अपनी बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा हक होना चाहिए। जो दिल्ली हाई कोर्ट ने एक स्प्लिट रूलिंग दी है मैरिटल रेप पर, ये इंश्योर करती है कि फ्यूचर हियरिंग जो सुप्रीम कोर्ट में होगी वो किस प्रकार से होगी। जो लीगल बैटल्स होती हैं ये चलती ही रहेगी हमेशा, और कभी भी इस इशू को जो है एक गुड नोट पर नहीं, मतलब एक जो एक प्रकार से एक लैंडमार्क जजमेंट होना चाहिए कि नहीं इस डायरेक्शन में हमारी सोसाइटी अब जाने वाली है, ये वो जजमेंट तो बिल्कुल भी नहीं है कि मैरिटल रेप जो है वो विद इन द मैरिज रेप है, और हिस्ट्री में पूरे टाइम से ही पूरे वर्ल्ड में एक सिंपल चीज होती है कि इसे नहीं माना जाता है रेप, और ये कोई सेंस नहीं बनाता है। लेकिन ये सेंस नहीं बनाते क्योंकि रेप का जो कॉन्सेप्ट है और मैरिज का जो कॉन्सेप्ट है यही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है एक दूसरे से। ठीक है, इन दोनों को एक दूसरे के साथ में नहीं लाया जा सकता है। तो काफी टाइम से जो फेमिनिस्ट वॉइस चल रही है, जो रेस की गई थी, जिसने आइडिया इस चीज को शेप किया था कि मैरिज जो है वो फंडामेंटली रीथॉट करना चाहिए, कि ऐसा नहीं है कि मैरिज है तो यू हैव द कॉन्सेंट ऑफ कॉपुलेशन और हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स ऑल द टाइम। इट हैज टू बी कंसेंशुअल इवन आफ्टर द मैरिज। ठीक है, तो अगर हम इस चीज को अभी भी डोमिनेंट मान लेंगे कि इफ इट इज अ मैरिड कपल देन द कंसेंट इज नॉट रियली इंपॉर्टेंट, तो जो सिग्निफिकेंट इश्यूज है मैरिटल रेप के वो कंसीवेबल नहीं हो पाएंगे, और जो विमेन है उसे चलता रहना पड़ेगा ऐसे ही कि वो विथहोल्ड अपनी कंसेंट को हमेशा ही करके रखे, अगर भले ही वो शादी हो गई है या नहीं हुई है, मतलब वो अपनी जो कंसेंट है वो कभी भी नहीं दे सकती, उससे पूछा ही नहीं जाएगा। मैरिज जो एक प्रकार से बर्डन हो जाएगी उस चीज के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल है व्हाट द नंबर्स हाइड। ये लिखा है शमिका रवि जी ने। ये बताती है कि किस प्रकार से जो कोविड डेथ फिगर है उन्होंने बहुत ज्यादा पॉलिटिसाइजेशन और स्पेकुलेशन कर दिए हैं, क्योंकि अभी जो WHO की रिपोर्ट आई है उसमें 8 फोल्ड इंक्रीज बताया गया है जितने कोविड डेथ यहाँ पर इंडिया में रिपोर्ट किए गए उससे। जबकि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो बताती कि किस प्रकार से जो डेटा कलेक्शन है वो बहुत ही रॉबस्ट हुआ है। ऑलमोस्ट 99.9 से ज्यादा सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम जो होता है हमारे यहाँ का, जो बर्थ एंड डेथ का रजिस्ट्रेशन होता है, उसके अंदर बताया गया है कि कितनी डेथ हुई है, जो ऑलमोस्ट 1.5 लाख के आसपास है। और अगर देखा जाए जितना रजिस्ट्रेशन हुआ है डेथ का, तो पिछले साल के मुकाबले अप्रोक्सीमेटली 5 लाख डेथ ज्यादा हुई हैं। तो अगर माना जाए 5 लाख पूरा कितना कोविड हुआ है, तो ये बात मानना कि 80 लाख कोविड डेथ्स हुई है इंडिया में, ये तो एकदम ही ग्रॉस मिस जजमेंट होगा जो WHO ने दिया है। लेकिन जो शमिका रवि जी है उनका ये कंसर्न नहीं है कि कितनी डेथ हुई है कितनी डेथ नहीं हुई है, वो कंसर्न दिखाती है कि जो हाई क्वालिटी डेटा है उसकी कितनी ज्यादा एब्सेंस है। और मैटर जो है वो ये है कि पैंडेमिक के पहले भी जो इंडिया में एक रियल टाइम डेथ कलेक्शन डेटा का रॉबस्ट मैकेनिज्म नहीं था। ठीक है, तो कोर इशू ये है कि नंबर्स सही या गलत है ये सब मैटर नहीं करता है, लेकिन जो मेथोडोलॉजी है इस चीज को, बर्थ और डेथ को रिकॉर्ड करने की, वो एक रॉबस्ट तरीके से होना चाहिए। 2015 से 2019 की अगर बात करें तो मैसिव जो डिजिटाइजेशन एफर्ट्स हुए हैं बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन में, जो
सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है। सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम हमारी इंडियन सोसाइटी के अंदर होता है, जिसके अंदर क्या होता है कि पूरे साल भर में पूरे देश में कितनी डेथ्स हुई हैं वो इसके अंदर काउंट होती है, नॉट जस्ट द ऑन द डे ऑफ डेथ बट उसके एक महीने तक आप इसके अंदर डेथ सर्टिफिकेट के लिए ये हमारे यहाँ डेथ हुई है ये बता सकते हैं, ठीक है। इनफैक्ट उसके एक साल बाद तक भी बताया जा सकता है, क्योंकि जो कंपाइलेशन होता है इस डेथ का या बर्थ रिकॉर्ड्स का ये पूरे एक साल बाद होता है। तो ये मैकेनिज्म बहुत ही रॉबस्ट है, ऐसा गवर्नमेंट बताती है, लेकिन इसके अंदर बहुत ज्यादा ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है। बताया जा रहा है कि किस प्रकार से इंडिया में 75.3 से अब 92% डेथ रजिस्ट्रेशन जो है वो हो गया है, लेकिन अभी भी वर्क इन प्रोग्रेस है, क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें अभी भी शॉर्ट कमिंग्स है। और 2.28 मिलियन डेथ जो है 23% ऑफ टोटल डेथ वो 2019 में भी सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के अंदर नहीं रजिस्टर की गई थी। तो ये जो लैक ऑफ इनएक्यूरेट डेटा है डेथ पर, इसने बहुत ज्यादा स्पेक्यूलेशन और पॉलिटिसाइजेशन कर दिया है, ठीक है। कि पहले भी पैंडेमिक के पहले भी इतना रॉबस्ट नहीं था और अभी भी इतना रॉबस्ट मैकेनिज्म नहीं हुआ है। और हमें जो है इसे नेगेटिव फीडबैक की तरह नहीं लेना चाहिए जो WHO ने कहा है। वी कैन जस्ट से कि ठीक है जो भी है इसको नेगेटिव लेकर और हमारे अंदर की गलती छुपाने से ज्यादा अच्छा हम देखें कि हमारे रजिस्ट्रेशन सिस्टम के अंदर कितनी खामियां हैं और कितना उन्हें ठीक करने की जरूरत है, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल है हाउ टू फ्रेम द यूनिफॉर्म सिविल कोड, रिटन बाय ताहिर महमूद। काफी बार ये आर्टिकल्स लिखते रहते हैं। ही इज अ लॉ प्रोफेसर एंड एक्स मेंबर ऑफ लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। वो बताते हैं कि किस प्रकार से यूनिफॉर्म सिविल कोड बनना चाहिए। इट शुड बी अ नेशन वाइड यूनिफॉर्म सिविल कोड, और इसमें जितने भी रेग्रेसिव लॉज हैं उन सबको हटा देना चाहिए। और जो है गोवा जो दूसरी पार्टी के पावर में है, ऐसे स्टेट्स या फिर यूनियन टेरिटरीज, इन सारे जो छोटे से लेकर बड़े स्टेट्स है, जैसे गोवा के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड है लेकिन उसके अलावा देश में कहीं भी नहीं है, तो पूरे देश में एक सिंगल यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए। जैसे कि सिविल मैरिज लॉ जो होता है 1954 का, स्पेशल मैरिज एक्ट है, फिर हिंदू मुस्लिम मैरिज एक्ट अलग है, हिंदू मुस्लिम इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अलग है। कुछ स्टेट्स में अलग इनहेरिटेंस का होता है, कुछ स्टेट्स में अलग होता है। फिर जो इनफैक्ट पनिशमेंट भी होती है वो भी हिंदू मुस्लिम्स की या दूसरी डिफरेंट कम्युनिटी की अकॉर्डिंग टू देयर लॉ काफी सारे केसेस में दी जाती है। तो इसमें लोगों के बीच जो है एक प्रकार का डिस्ट्रस्ट बन जाता है कि अच्छा ये मुस्लिम है इसलिए इसको इतनी सजा मिली है, या हिंदू है इसलिए इसको इतनी सजा मिली है। तो इन सारी चीजों को एब्रोगेट करके जो मैरिजेस हैं, सबसे ज्यादा तो जरूरत है मैरिज एक्ट और इनहेरिटेंस एक्ट को चेंज करने की, और ये जो है एक सिंगल एक्ट होना चाहिए ताकि पूरे देश के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड उसके हिसाब से एक बनाया जा सके। जब तक हम समझेंगे कि हम मल्टीकल्चरल हैं या सोसाइटी जो है इट्स अ कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ कल्चर्स, नॉट वी हैव टू मेक वन कल्चर, तो हम ये कभी नहीं कर पाएंगे। कल्चर इज डिफरेंट, लॉ इज डिफरेंट, वी शुड नॉट बी मिक्सिंग लॉ विद कल्चर, ठीक है। अगर हम ये सोचेंगे कि लॉज भी एक प्रकार की कल्चर है, इनहेरिटेंस कैसा होगा, मैरिज कैसे होगी, ये भी एक प्रकार का एक कल्चरल इवेंट है, तो इससे हम पूरे देश में एक सिंगल रेगुलेशन कभी भी नहीं ला पाएंगे। तो इन चीजों को ध्यान में रखने की जरूरत है। आज के सारे आर्टिकल्स काफी अच्छे थे, हमने इसको जो है एक ब्रीफिंग मैंने दिया, प्लीज इन आर्टिकल्स को जाकर पढ़िएगा। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।